अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कौम के सामने आया और पाकिस्तानी अवाम को एक रिलीफ पैकेज देने का ऐलान किया। उन्होंने लगभग आधे घंटे की तकरीर की जिसके 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के बाद दुनिया में माली बहरान की वजह से पैदा होने वाली महंगाई का जिक्र किया और पाकिस्तान में कीमतों का एक तकाबुली जायज़ा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल से शुरू होकर अशिया खुरोनोश तक की कीमतों की बात की और ये बताया कि कैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी अब महंगाई में फंस चुके हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ने जहां अदादो शुमार के जरिए वाज़े किया कि पाकिस्तान में अभी भी कीमतें खित्ते के ममालिक में कम हैं, वहीं उन्होंने पाकिस्तानियों की मुश्किलात का जिक्र करते हुए 2 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने वाज़े किया कि रिलीफ पाने वाले पाकिस्तानियों का जो डाटा है ये एहसास प्रोग्राम की टीम हासिल कर चुकी है और 3 साल लगे हैं इस डाटा को इकट्ठा करने में। तकरीर का एक तीसरा हिस्सा भी था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हुकूमत के आने से पहले दावे करते थे कि मुल्क की लूटी हुई जो रकम है ये वापस लाएंगे और कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे, आज जहाँ उन्होंने महंगाई की बात की और रिलीफ पैकेज का तफसीली जिक्र किया, वहीं लूटी रकम को वापस लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब अपोजिशन पर तंज करते रहे और एक तजवीज़ दी। वो क्या तजवीज़ थी, ज़रा सुनिए। और जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। अपनी कौम से वादा करता हूं सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में जहां गरीबों के लिए घी, दालें और आटे पर 30% सब्सिडी देने का ऐलान किया, वहीं पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे की भी बात की जो उनकी हुकूमत में पहले ही रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच चुका है। ऐसे में महंगाई कैसे काबू में आएगी और क्या रिलीफ पैकेज आवाम के लिए काफ़ी होगा, कितना रिलीफ मिलेगा, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। आपका सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर की ये तजवीज़ कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, जो वो कर रहे थे, जो हम लोग भी हमेशा तनकीद करते हैं, आप लोग भी करते हैं, महंगाई है महंगाई, उन्होंने बड़ी अच्छी एक तजवीज़ दी, मशवरा दिया कि जो 2 ख़ानदान हैं बकौल उनके, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, जितनी भी लूटी हुई रकम है अगर आधी भी वापस ले आए तो महंगाई आधी हो जाएगी। यहाँ पे मैं करूंगा, वादा किया उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म को घटिया बात नहीं करनी चाहिए, सीधी बात है। जिसने चोरी की है वो सब इनकी काबीना के टेबल पे बैठे हुए हैं। जो 700 अरब चीनी में खा गए हैं, 400 अरब गंदम में खा गए हैं, 300 अरब दवाइयों में खा गए हैं, LNG के अंदर 1500 अरब खा गए हैं, वो सब काबीना के टेबल पे बैठे हुए हैं। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो, लीडर ऑफ द हाउस हो, घटिया और कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। इंसान बनकर बात करनी चाहिए। तो अपोजिशन जो इतने केसेस भुगत रही है, तो फिर ये जानबूझकर बनाए गए हैं, करप्शन नहीं की है, ये बात तो हकीकत है कि साबित भी नहीं हुए हैं। किसी को आप पर केस है, एहसन इकबाल साहब पर केस है। नहीं, मोहतरमा कौन सा केस है? LNG का केस, वही तो मैं कह रही हूँ, इतने केसेस जो बने हैं, LNG का केस है, एहसन इकबाल साहब का केस है। जी हाँ, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे है? कौन से, मुझे बताएं ना कौन सा केस है? साबित क्या केस ही नहीं है? तो केस होगा तो साबित होगा ना। तो फिर पेशियां किस चीज की भुगतते रहे आप भी? ये वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क में महंगाई है, लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं। वो कह रहे न्यूयॉर्क में महंगाई हो गई है। ये न्यूयॉर्क नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। लोग तकलीफ में हैं। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 10.8% है, हिंदुस्तान में 1% है। आप तमाशे लगा रहे हैं, ये मुल्क तमाशों पे नहीं चलेगा। मईशत आपने तबाह कर दी है, हुकूमत को तबाह कर दिया है, गवर्नेंस है नहीं। सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हुकूमत नाकाम हो जाती है। अगर आप हुकूमत सही चला रहे होते, महंगाई ना होती, आपको सब्सिडी ना देना पड़ती। अब आप ये जो पैसा है 120 अरब ये कर्जा लेंगे और ये फी कस जो पैसा बनता है ये 900 रुपये बनता है 6 महीने में। तो इससे बेहतर था कि महंगाई ना करते मुल्क के अंदर। ये आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। अब इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं कर्जे लेकर आपको पैसे दूंगा 900 रुपये फी कस, 6 महीने में आप वो इस्तेमाल करें। बड़ी अजीब अजीब बातें। मैं तो हैरान हूँ इस शख्स पर, इसकी हुकूमत पर, कि क्या चाहते हैं इस मुल्क के अवाम के साथ। लेकिन अवाम की जब तकलीफ होती है उसके मसाइल को हल करते हैं। लेकिन वो तो ये नहीं कहते कि महंगाई उनकी वजह से हुई है। हुकूमत 3 साल में
महंगाई हुकूमत की वजह से हुई है। जो इन्होंने इस मुल्क में रुपए को कमज़ोर किया है, महंगाई की बुनियादी वजह वो है। जो हुकूमत नाकाम हुई है इस मुल्क में मईशत को चलाने में, ना उसकी वजह से महंगाई हुई है। दुनिया में महंगाई जब भी होती है उसका असर इतना नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ रहा है। इसकी बुनियादी वजह आपके रुपए की कदर में कमी की वजह से है। आप ये याद रखें, आपकी बिजली भी डॉलरों में है, आपकी गैस भी डॉलरों में है, आपका पेट्रोल भी डॉलरों में है, आपका घी भी डॉलरों में है, आपकी दालें भी डॉलरों में हैं, आपकी अब चीनी और गंदम भी डॉलरों में आ रही है कि हमने तो अपनी तो बाहर भेजी थी, अब हम बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। पत्ती भी आपकी डॉलरों में है। हर चीज़ जो एक घर इस्तेमाल करता है, जो बुनियादी अशिया हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती, वो डॉलरों में है। लेकिन अगर महंगाई, मान लिया महंगाई है, 17% कमी और ये हकीकत कर देंगे तो फिर महंगाई आती है। अब्बासी साहब, ये हकीकत है कि जब पेट्रोल बढ़ता है महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब पेट्रोल, यही कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, हर चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन जब हमें यह जवाब दिया जाता है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिवाय उन ममालिक के जो पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं, जहां से पेट्रोल निकलता है, सिवाय उनके पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, हम नीचे कैसे ले आए। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि अभी मजीद बढ़ना है। मुहतरमा, इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो पाकिस्तान में है इस वक्त। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी जगह अदाद शुमार देख लें, उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की नाकामी और मईशत की तबाही में है। पेट्रोल बढ़ना है इसलिए कि आपने 660 रुपये की रकम, 660 अरब की रकम आपने बजट में रखी थी, जो 30 रुपया फी लीटर बनती है टैक्स की, वो आप लगा नहीं सके क्योंकि अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप वो तकलीफ अवाम को नहीं दे, बजट में रखी क्यों थी? आपको पहले पता नहीं था कि 30 रुपये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो 660 का वो खसारा तो अभी हुकूमत के सामने है, इसलिए अब वो टैक्स लगाना पड़ेगा और बढ़ानी पड़ेगी। तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 6 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे करने हैं अब्बासी साहब इन्होंने, ये कोई आसान टारगेट नहीं है। मुझे बात करने दें ना, मुझे अगर बात करने दें, अगर बात करने दें तो मैं आपको बता सकता हूँ। जी जी, या आप बात कर लें या मैं कर लूं जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपने 660 अरब रुपए की रकम पेट्रोलियम लेवी की मद में जब बजट में रखी थी, हाँ। तो आपको पता नहीं था कि आप ये नहीं लगा सकते। झूठ बोलने से हुकूमत नहीं चलती, गलत इदाद व शुमार से हुकूमत नहीं चलती। आज आपको एहसास होना चाहिए कि इस मुल्क के लोग तकलीफ में हैं, इस मुल्क के लोग परेशान हैं, और इतनी परेशानी, इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। उसका एक ही हल है, आज मुल्क में सिर्फ एक हल रह गया है कि इस मुल्क के अवाम को फिर मौका दें कि वो अपनी एक नुमाइंदा हुकूमत मुंतखब करें, क्योंकि ये हाइब्रिड मॉडल, ये चोरी शुदा इलेक्शन से जो हुकूमत आई थी, इसने अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। ये आज आपके पास वाहिद हल है। बाकी अब तमाशा आपने लगाना है तो लगाते रहें। तो अब तो फिर इंतजार करना पड़ेगा ना 2 साल का। 3 साल गुजर गए हैं, 1.5-2 साल रह गए हैं, प्रैक्टिकली तो 1 साल ही गिने। 1 साल तो कैंपेन का होता है। एक तरफ आप लोग कहते हैं, मरियम बीबी कहती हैं कि हम सियासी शहीद नहीं इन लोगों को बनने देंगे, ये अपनी कारकर्दगी से गिरेंगे। जी सो बिस्मिल्लाह जी, आप 2 साल दे दें और दे दें जी। 3 साल में जो कारकर्दगी की है तो 2 साल में कुछ भी नहीं बचेगा पीछे। ठीक है, इसीलिए देखिए हर चीज के एक हल ढूंढना पड़ता है ना। आज मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में है, और कोई हल नहीं है आपके पास। हुकूमत की कारकर्दगी आप देख लें, कोई वजीर अपनी जगह नहीं रह सका। एक वजीर पेट्रोलियम में नालायक था तो दूसरे का लायक कैसे बन जाएगा? जो पावर के अंदर नालायक था वो आज ईसीसी का हेड बन चुका है। यानी तमाम जिस आदमी से एक मिनिस्ट्री नहीं चली पावर की, वहाँ पे गर्दिशी कर्जा 1000 अरब बढ़ गया। अब उसने जो पाकिस्तान की सारी मईशत के फैसले जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपने उसको बैठा दिया है। ये तो आपकी समझ है हुकूमत की। तो कोई खैर की तवक्को मुझे यहाँ नहीं है। तकारीर के अंदर माशाल्लाह हमारे वज़ीर साहब का रिकॉर्ड है कि जितनी तकारीर उन्होंने की है और जितना झूठ उन्होंने बोला है उसका कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ये इसमें नंबर 1 रहे हैं। सही। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर थोड़ी बात कर लें, इससे कोई खैर की तवक्को है? बिल्कुल, वो है ही बदनीयती पर मबनी है। खैर की तवक्को कहाँ से आएगी? उसके तो 2-3 मकासद से वो हुकूमत हल कर लेगी कि नैब के चेयरमैन साहब जो हैं वो अपनी मुलाजमत में तोसी कर लेंगे, उनको अपनी तनख्वाह
जो 2-3 महकमों से ले रहे हैं वो चलती रहेगी, उनकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। और इसी तरह अब नैब चेयरमैन को भी प्राइम मिनिस्टर साहब जब मर्जी चाहें उसको फारिग कर सकते हैं, ये भी आपने हासिल कर लिया। अपने आप को एनआरओ दे दिया कि जो इस हुकूमत के मामलात है वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। एक मामूली सी बात भूल गए कि कल जो हुकूमत आएगी वो इस ऑर्डिनेंस को रिवर्स कर देगी। आपको भी वहीं खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो नैब वाले आप लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि सदा नहीं रहना ये ऑर्डिनेंस। नैब के कानून जी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मुझे खुद मैं तो चाहता हूँ कि ये नैब के मामला जो है जो इस मुल्क को तबाह कर दिए। अगर आज आप महंगाई की बात करते हैं ना, इस महंगाई में सबसे बड़ा अमल दखल इस हुकूमत ने जो नैब को इस्तेमाल किया है अपोजिशन के खिलाफ, उससे पैदा हुआ है कि आज कोई सरकारी अफसर कोई फैसला करने पे तैयार नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि सिर्फ LNG की मद में आप 3 साल में $8 अरब का नुकसान पाकिस्तान को होगा। वो हो चुका है, 1 साल में 2 साल रहते हैं। ये $8 अरब का नुकसान है जो आप वापस नहीं ला सकते। ये 800 अरब जो हैं इसका हिसाब लगा लें, तकरीबन 1400 अरब रुपया ये बनता है। यहाँ पर 1400 अरब 120 अरब दे रहे हैं आप, लेकिन इस चीज का कोई हिसाब नहीं ले सकता। 1400 अरब का नुकसान करने वाले काबीना के टेबल पे बैठे हुए हैं जी। लेकिन अब इस चीज का कोई हिसाब नहीं ले सकता ना, इस ऑर्डिनेंस के तहत ही तो अब जो काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। मोहतरमा कल एक और हुकूमत आएगी, वो एक और ऑर्डिनेंस जारी कर देगी, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा। बल्कि जो नैब के अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कल ये सारे चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर, ये नैब के अफसरान जो जुल्म करते हैं लोगों पर, ये सब कल अदालतों में खड़े होंगे। सही, ये तमाशे छोड़ दें, तमाशों से मुल्क नहीं चलता। मैंने आपके सामने सीधी बात रखी है। 120 अरब का ये जो पैकेज है, जो आप देखेंगे कि ये भी झूठ है, चले 120 अरब आप मजीद कर्जा लेकर दे देंगे। आपकी काबीना के टेबल पर जो लोग बैठे हैं वो 1400 अरब का सिर्फ LNG की मद में इस मुल्क का नुकसान कर चुके हैं। सही, पिछले 1 साल के अंदर। उनसे कोई पूछने वाला है? एक आखिरी सवाल अब्बासी साहब, हुकूमत अब बताया जा रहा है कि तैयारी कर ली है, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास 8 नवंबर को हुकूमत बुलाने जा रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल मंजूर करवाने की तैयारी हो रही है, इंतखाबी इस्लाहाती बिल मंजूर करवाने की तैयारी, वही चीज़ें मंजूर होंगी जिस पर आप लोगों को बड़ा एतराज़ है। आप लोग नहीं चाहते, ऑपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए जो अगले 2023 के इंतखाबात हो, आप लोग तो फिर देखते रह जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? हम नहीं देखते रहे, मुल्क देखता रह जाएगा। जो चीज़ बदनीयती पर मबनी हो वो कभी मुल्क के मामलात हल नहीं कर सकती। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म होते हैं ये तमाशा नहीं होता, ये मुतफ़िका तौर पर पूरे मुल्क के लिए ये कानून बनते हैं। इनको ऐसा कानून होता है कि उस पर किसी का एतराज़ ना हो। हमेशा ये कानून इस तरह बनते रहे हैं। तो आज आप जो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, सिर्फ 6 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है, वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तमाशे आप इसमें लगाना चाहते हैं। ये चीज़ नहीं चल सकती। हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं। हमारे मुल्क में पहले ही लोगों का एतमाद इलेक्शनों पे नहीं है, अब ये करके तो मजीद एतमाद भी खत्म हो जाएगा। 2013 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था अब्बासी साहब। इस जॉइंट सेशन की है जी। 2013 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था क्या, या वो मेरिट पे था? जी 2013 का इलेक्शन चोरी हुआ, 2008 का चोरी हुआ, 2002 का चोरी हुआ, 1948 से हर इलेक्शन चोरी हुआ है। 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कुव्वत को कम करने के लिए इलेक्शन में मुदाखलत की गई, ये अक्सरियत ना ले पाए। ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं इस मुल्क के इलेक्शनों के मोहतरमा। मैं इसलिए कहता हूँ एक ट्रुथ कमीशन बने। ये सब मामलात आप इस मुल्क के हक़ाइक़ देखकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ पर क्या होता रहा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं।
बकौल हुकूमत ने कि एक तारीखी पैकेज का जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, इससे बहुत से लोगों को रिलीफ मिलेगा। 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए रिलीफ है 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का, लेकिन ऑपोजिशन इसको अप्रिशिएट करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, कभी तो ऑपोजिशन को हुकूमत के मुस्बत जो इकदाम हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए। पहले आप लोग बात करते हैं महंगाई है, आम आदमी का गुजारा नहीं होता, लेकिन जब हुकूमत गरीब आवाम के लिए कुछ करने लगती है तो भी आप लोगों को एतराज़ होता है। 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? इस पर भी क्या आप लोगों ने कीड़े निकालना हर चीज़ में ज़रूरी होता है? देखें, मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये खुद ही क्राइसिस क्रिएट करते हैं मोहतरम इमरान खान साहब, और फिर खुद ही उस पर यू टर्न लेते हैं और फिर खुद ही उस पर जो है कहते हैं कि मेरी सताइश कीजिएगा। फिर 6 महीने का टाइम दे देते हैं, फिर कहते हैं कि अभी जो है ये इसकी ऑयल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, गैस की जो है शॉर्टेज हो जाएगी और 6 महीने के बाद आपको समारात मिलना शुरू कर देंगे। ये तो हम 190 दिन जब आप शुरुआत हुई थी हुकूमत में आए थे तो हमें ये माशाल्लाह टाइमलाइन देना इन्होंने शुरू किया और उस पर जो है यू टर्न लेना भी शुरू किया। तो इनकी किस बात पर क्या बावर किया जाए? अब 120 बिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को ये जो है पैकेज देने की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर महंगाई आपकी अलअमान आसमान पर छू रही है, आपके जो है 50% से जायद लोग जो है गुर्बत की दहलीज से चले गए हैं। गुर्बत तो खत्म नहीं होगी, गरीब को खत्म जरूर किया जा रहा है। 1 करोड़ अगर विफाक में महंगाई है तो सिंध में कौन सा लोगों को जो है ना वो पैकेजेस मिल रहे हैं? सिंध में बहुत ज्यादा महंगाई है खोसा साहब। अच्छा, आप बात सुने, आप सेग्रीगेट क्यों करते हैं सूबे को? देखिए, वफाक की बात, एक मरकज की बात हो रही है। जब मरकज की तरफ से एक जो है जो भी पॉलिसी बनती है तो मरकज, तेल मरकज के नीचे है, बिजली मरकज के नीचे है, आपका गैस मरकज के नीचे है, आपकी जितनी ये जो मामलात हैं ये सारे मरकज से फ्लो करते हैं और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सारे सूबों पर होता है। तो इसका इफेक्ट फिर 2 करोड़ खानदानों में, जाहिर है सिंध के भी तो खानदान शामिल होंगे ना। 120 अरब रुपए का जो पैकेज मिल रहा है इसमें सिंध के लोगों को भी तो रिलीफ मिलेगा ना सर? अच्छा, तो कोई खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, क्या पैकेज मिलेगा मुझे बताएं? क्या हम कौम को भिखारी बनाकर उनको खैरात देकर उनको जो है कर रहे हैं? देखिए, ये बातें नहीं हुआ करती हैं। आपने अगर देना है तो आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दीजिए, आपने अगर देना है तो आप बिजली की सहूलत दीजिएगा, उसमें इजाफा कीजिएगा, आपने अगर देना है तो गैस को आप जो है करें, आपने अगर देना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप जो है ग्रोथ दें, उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज क्रिएट कीजिएगा, आपने अगर देना है तो इंडस्ट्रीज को तो ये बहुत ज्यादा फॉल बना रहे हैं। आप देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना फॉल बनाया उन्होंने। लॉकडाउन में आप देखें कि सब कुछ, पूरी दुनिया ने सब कुछ बंद किया, हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंडस्ट्री बंद नहीं की, कारोबार लोगों के चलते रहे। तो इंडस्ट्री को तो बहुत ज्यादा ये रन कर रहे हैं। तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अवाम को क्यों जॉब्स नहीं मिले, अवाम को क्यों सहूलत नहीं मिली? कोरोना का जहाँ पूरी दुनिया में इतना इफेक्ट आया, हमारे यहाँ भी तो आना था ना। उन्होंने तो, प्राइम मिनिस्टर ने तो आज भी बात की कि कोरोना का इफेक्ट तो आना था। तो फिर ये कहें ना, आप पार्लियामान को जो है कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि क्यों कर ये जो है महंगाई हो रही है, क्यों कर ये जो है बिजली की जो है उस पर एडिशनल टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों कर गैस और ऑयल को जो है कीमत बढ़ाई जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी खित्ते के ममालिक से अगर हम कंपैरिजन इसका करें तो पाकिस्तान में सबसे कम है। ये जवाब देती है हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बात की कि पेट्रोल मजीद महंगा करना पड़ेगा। जी, ये कहा है, फरमाया है। इसका मतलब ये है कि आपको भी तैयार कर रहे हैं कि आप पेट पर पत्थर बांधें
और आप दो रोटियों की बजाय एक रोटी या एक की बजाय आधी रोटी खाएं। माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब जरा खुद बनी गाला के जो एक इतने बड़ी एस्टेट पर रहते हैं वहां से तो जरा निकले, इनको क्या पता हो गरीब किस तरीके से जो है गुजारा कर रहा है और तनख्वाहदार किस तरीके से गुजारा कर रहा है, एक दिहाड़ीदार किस तरीके से गुजारा कर रहा है, एक मजदूर और दहकान और किसान किस तरीके से गुजारा कर रहा है, उनकी जरा कैफियत तो देखिएगा। और फिर ऊपर तुर्रा ये है कि क्राइसिस पे क्राइसिस डेली करते हैं और कौम को एतमाद में साहब ये क्राइसिस 3 सालों में तो नहीं आए, वो तो कहते हैं कि हमें तो हुकूमत में आए हुए इक़्तिदार में आए हुए 3 साल हो गए। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, वो कहते हैं 2 खानदान, जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली, अगर ये जो लूटा हुआ पैसा है बाहर आप लोगों ने बाहर भेजा हुआ है, आधी रकम भी वापस ले आए तो उन्होंने वादा किया है कौम से कि खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो आधी कर देंगे। अच्छा ये कौन बाई कर रहा है? अब 3 साल हो चुके। ये तो कहते थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो डॉलर की बारिश शुरू हो जाएगी, हम इसके मुंह पर इतना मारेंगे, उसके मुंह पर इतना मारेंगे, IMF से जान छुड़वा लेंगे, खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। अरे बाबा किसी बात पर तो आप कायम रहो, खुदा का खौफ करो। कौम इतनी बेवकूफ नहीं है, ना उसका हाफजा इतना कमजोर है कि आपके झांसे में आ जाए। आप पहले तो कहते थे कि सारे इदारे मेरे साथ जितनी आज हम आहंगी है दुनिया में, पाकिस्तान में कभी इतनी हम आहंगी नहीं रही। अब उनसे भी आपने तसादम की शक्ल अख्तियार कर ली है और क्राइसिस पे क्राइसिस किए जा रहे हैं। आपने तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द तंजीम करार दे के, हिंदुस्तानी एजेंट करार दे के आपने कौन कौन से उनको जो है खिताबात और अलकाबात नहीं दिए आपकी वज़रा जफर मौज ने, और आप उनसे ये तो अच्छा हुआ, तो या तो वो हिंदुस्तानी रॉ और एजेंट है, मुल्क खून खराबे का मुतामिल नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात है कि तसादुम नहीं हुआ, हालात नहीं बिगड़े, हालात कंट्रोल कर लिए गए। जिसने भी किया जाहिर है इस मुल्क के लोग हैं। किसने किए? जिन लोगों से आप बात करना पसंद करते हैं, जिन लोगों को हर चीज में बीच में बिठाना पसंद करते हैं, जिन लोगों को मीडिएटर बनाना आप लोग पसंद करते हैं, उन लोगों ने किया। नहीं, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। हमें देखिए, अगर हम होते तो हम APC बुलाते, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, हम पार्लियामान में इस इशू को और मसाले को लेकर जाते, हम इनके खिलाफ एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या दहशतगर्द तंजीम करार देने से पहले हम इस पर तदब्बर करते और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते, सारे रियासी इदारों को ऑन बोर्ड लेते। ये तो इससे बड़ी क्या सुबकी हो सकती है कि हुकूमत ने एक मौक़िफ लिया और बड़ा सख्त काबीना में मौक़िफ लिया और काबीना में वज़रा सारे ने, और बाद में जब हो रही है तो उन्होंने कहा इन वजीरों को तो हम बैठने भी देंगे नहीं देंगे, इनसे बात भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमें मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ज्वाइन करेंगे। वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है कि दहशतगर्द हैं लेकिन बराबरी पर मुआहदा हो सकता है। कहा जाता है कि कानूनी तौर पर सरबराहान जेल में हैं लेकिन मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि कालअदम तंजीम है लेकिन इलेक्शन लड़ सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। कहा जाता है शिद्दत पसंद ग्रुप है लेकिन तीसरे नंबर के वोट लिए हैं। ये भी कहा जाता है कि मौक़िफ़ गलत है लेकिन मानने में रियासत बच सकती है। कहा जाता है कि रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं लेकिन रिट कायम करने से खून बहने का डर है। कहा जाता है कि वक्ती मुआहदे हो सकते हैं लेकिन वजीर तब्दील तो मुआहदा तब्दील। कहा जाता है कि मुट्ठी भर गिरोह है लेकिन पुलिस के काबू से बाहर है। कालअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में कहा और भी बहुत कुछ जाता है लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। इंडियन फंडिंग से चल रहे हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है। तोड़ फोड़ करते हैं लेकिन कम अज़ कम इस बार ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है। उनके साथ वादे किए गए लेकिन वफा करने में ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है।
मार्च पर जिम्मेदार वफाकी वुज़रा के बयानात मुनासिब रहे तो ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है। शेख रशीद, फवाद चौधरी और नूरुल हक कादरी की जगह फिर अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी ने ले ली तो एक मुआहिदा तय पा गया जिसे खुफिया मुआहिदे के नाम से जाना जा रहा है। मुआहिदे को खुफिया रखने की वजह इसे ख़राब होने से बचाना बताई जा रही है, जिसमें किसी की हार जाहिर होना, किसी की जीत जाहिर होना। लेकिन वज़ीर इत्तलात के ट्वीट से तो अभी भी लग रहा है कि वो किसी भी सूरत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ऐसी सुलह या मुआहिदा नहीं चाहते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ट्वीट की कि मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप कशीदगी के लिए हुजूम इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन सियासत में उनकी सरगर्मियाँ हमेशा महदूद हो जाती हैं। एक वक्त में सुन्नी तहरीक तशद्दुद पसंद थी, लेकिन इस तरह की पार्टी के साथ इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई होगी, जिस पर सुन्नी तहरीक और कलदम तहरीक लब्बैक का शदीद रद्द-ए-अमल भी आया है, जिसमें ज़बान को काबू में रखने के साथ साथ वज़ीर आज़म को भी कहा गया है कि वो इसका सख्ती से नोटिस लें। लेकिन इन बयानात की जंग में कहीं खुफिया मुआहिदे पर अमल दरामद होता भी दिखाई दे रहा है। जीटी रोड पर चिनाब पुल को अभी तक खोला नहीं गया है, लेकिन कलदम तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुनान की रिहाई का अमल जो है ये शुरू हो चुका है। चंद रोज़ में सब ठीक होने की तवक्को की जा रही है, लेकिन हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान ये मुआहिदा तो खुफिया है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पूरे मुल्क के सामने मुआहिदे हो चुके हैं जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि असल तनाजुर एहतजाज की वजह ही पुराने वादे और पुराने मुआहिदे बने। इस दफ़ा के मुआहिदे में क्या नया है जो मौजूदा इंतशार को ख़त्म करता है और आइंदा भी ऐसी किसी सूरत हाल से बचा सकता है? इसी पर मुझे बात करनी है। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। मुफ्ती साहब, आपकी कोशिशों से ये मुआहिदा हुआ, हालात संभले, पिछले 1-1.5 महीने से जो कियोस्क की सिचुएशन थी, बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, ये संभली। आपको लगता है कि हुकूमत इस मसले को मिस हैंडल कर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई ये तासुर कायम न करे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत और कारकुनान जज्बाती हैं, जल्द मुश्तइल हो जाते हैं। 5 मुआहदे किए गए, तहरीरन किए गए और हुकूमत के नुमाइंदों के दस्तखत उन पर सब थे, लेकिन उन पर अमल न किया गया। आखिरी मुआहदा रमज़ान मुबारक के इब्तदाई दिनों की सहरी के वक्त हुआ जी, जिसमें वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर, वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर क़ानून दस्तखत कुनिंदगान में से थे और गवर्नर पंजाब उसमें मौजूद थे। बिल्कुल। 8 महीने गुजर गए, लेकिन इस मुआहदे की एक शिक पर भी अमल न हुआ। हाँ। बल्कि वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए क्रैक डाउन किया गया। उनके कारकुनों और रहनुमाओं को बिला जवाज़ पकड़कर जेलों में डाला गया। 8 महीने इंतज़ार के बाद भी वो डे 1 से रैली नहीं निकाली, बल्कि अपने मरकज़ के सामने पुरअमन तरीक़े से बैनर लेकर खड़े हुए कि उनसे वादा वफा किया जाए और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। लेकिन अफसोस कि ऐसा न हो सका, जिसके नतीजे में उनके पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन बाकी न रहा सही कि वो एहतजाज के लिए मैदान अमल में आएँ। और ये हमारे पाकिस्तान की 74 साला सियासी अक़दार में शामिल है कि हर ज़माने में, हर अहदे हुकूमत में मुतालिबात मनवाने वाले, एहतजाज करने वाले सड़कों पे आते रहे हैं। और ख़ुद आज की बरसरे इक़्तिदार
जमात व हुकूमत भी ये सब कुछ काम कर चुकी है, तो ऐसा न करें। सही। मुफ्ती साहब एक चीज बताइएगा, में पहुंची तो हुस्न कहलाई वो तीरगी जो मेरे नामे स्याह में थी। सही। मुफ्ती साहब आपने बात भी की कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने का जो मुतालबे वाली बात थी टीएलपी की, ये सरासर झूठ थी। आप कहते रहे, आपने ये भी कहा कि विफाकी वुज़रा की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा था कि भाई टीएलपी तो मुतालबा करिए कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल दें, फ्रांसीसी सिफारत खाना बंद कर दें, ये सरासर झूठ बात है। लेकिन जो मुआहदा 16 नवंबर 2020 को हुआ, उस मुआहदे में तो ये बात लिखी गई थी कि फ्रांसीसी सफीर का जो निकालने का मामला है इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। पार्लियामेंट में पहले डिस्कस किया जाएगा। उस पर सिग्नेचर्स भी हैं उस वक्त के जो वजीर मजहबी उमूर थे, वजीर दाखिला थे। लेकिन आप फिर ये बात कैसे कर सकते हैं कि टीएलपी का ये मुतालिबा नहीं था, जबकि मुआहदे में ये चीज़ शामिल थी सिग्नेचर्स के साथ? पहले मुआहदे में हुकूमत ने ये तस्लीम किया था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा। दूसरी बात, मैं पूरी कौम के सामने रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि किसी मुल्क के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा कोई सियासी कुफ्र नहीं है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने से सबसे पहले सरजद हुआ, आप जवान लोग हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ को जानते हैं। इस तरह के मुतालबात माजी में अमेरिका के सफ़ीर के बारे में भी होते रहे हैं, दीवारों पर भी लिखे जाते रहे हैं। लेकिन आज से 8 माह पहले जो आखिरी मुआहदा हुआ, तो उसमें ये करार दिया गया और हुकूमत ने ये कहा इसको माना कि इस मसले को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। जी। मीडिया के हजरात मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं, गलत ताबीर करते हैं। मैंने ये कहा था कि अब शेख रशीद कहते हैं कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, जी। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएं, यूरोपी यूनियन से ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएं। ये गलत बयानी हो रही थी। वो अपने मुतालबे पर कायम थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इत्तेफाक कर लिया कि हमारे मुल्क का जो आईनी और क़ानूनी निज़ाम है, उसके तहत इस मसले को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए। सही। पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन करे और बहस करे, सारी पार्टियों का मौक़िफ़ सामने आए और उसके बाद पार्लियामेंट जो फैसला करेगी उसे तस्लीम कर लिया जाएगा। सही। इसको मुतालबे से दस्तबरदारी से ताबीर करना ये गलत बयानी थी और ये गलत तशरीह है। बराए मेहरबानी ये दानिस्ता गलती न करें और लोगों के जहनों को ख़राब न करें। मुआहदे के मंदरजात पे चले हम बात नहीं करते, लेकिन क्या इस बार जो मुआहदा हुआ है, जिसे खुफिया मुआहदा कहा जा रहा है, जिसे ऑपोजिशन कह रही है सामने लेकर आए, क्या इस बात की गारंटी है कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी? इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है, इसीलिए जो माजी में मुआहदे करके बार बार उसकी खिलाफ वर्जी कर चुके थे, हमने कहा था कि उनके साथ हम मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। कोई संजीदा कमेटी सामने लाई जाए कि जो लफ्ज़ के मानी को समझती हो, जो कौलो करार और इफ़ाए अहद के शरई और क़ानूनी माना को समझती हो। चुनाचे हमारी ये बात मानी गई और एक नई ज़िम्मेदार कमेटी सामने लाई गई और उनके साथ हमने
15 घंटे तवील मुज़ाकरात किए, नमाज के वक्फे के सिवा हम मुसलसल मसरूफ़ रहे और आखिरकार इत्तेफाक राय से एक नतीजे पर पहुँचे। सही। अब आपका सवाल ये है कि क्या इस मरतबा खिलाफ वर्जी नहीं होगी? हाँ। तो पहली बात तो ये है कि मैं रब्बिजुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ और पूरी कौम से अपील करता हूँ कि वो भी दुआ करें कि इस बार खिलाफ वर्जी न हो। और जिन्होंने हमारे साथ पैमाने वफा बांधा है, अल्लाह करे कि वो इसमें सुरखरू हों। और अब तक के जो आसार हैं, दोनों जानिब से जो पेशरफ्त का मैकेनिज़्म तय किया गया था वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है और पेशरफ्त से हमें आगाह किया जा रहा है। और जो स्टीयरिंग कमेटी के सरबरा जनाब अली मोहम्मद ख़ान मुकर्रर किए गए हैं, हाँ। मैंने उनको ज़िम्मेदार पाया, मैंने उनको उनके बर्ताव से मुखलिस पाया और उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको ओन किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसकी पासदारी करेंगे। सही। इसलिए इस वक्त तक की पेशरफ्त को जहन में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुआहदे पर लफ्ज़न व मानन अमल किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआहदे में कोई एक सतर भी ऐसी नहीं है जो मुल्क व मिल्लत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए और असल मुक़्तदिर तबक़ात के लिए कि जिन्होंने ये पेशरफ्त की और इसमें मुआवनत की, सब के लिए मुफीद है और इसमें खैर ही खैर है, फलाह ही फलाह है, सलाह ही सलाह सामने है। क्यों नहीं लाया जा रहा? लोगों के जो ज़न्न व तख़मीन हैं वो अमल की सूरत में सामने आएगा। ये हमने तय कर लिया था कि जो माजी के तहरीरी मुआहदात हैं उनका तजर्बा लोगों के सामने तल्ख है, इसलिए एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अमल की आवाज़ अल्फाज की आवाज़ से ज़्यादा मुअस्सिर और तवाना होती है, इसलिए अमली ताबीर लोगों के सामने आती चली जाएगी और इसके समरात भी उन्हें नजर आते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जहां भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो सजदहाए शुक्र बजा ला रहे हैं और बहुत खुश हैं, सिवाय चंद हमारे लिबरल दोस्तों के। और मैं उनसे अपील करता हूं कि थोड़ा सा सब्र कर लें, इन लम्हात को बर्दाश्त कर लें, पाकिस्तान की खातिर बर्दाश्त करें। अल्लाह तबारक व तआला इसमें से खैर की सूरत। मुफ्ती साहब एक आखिरी सवाल, आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, क्या ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये मुआहदा हुआ और फिर कुछ ये यकीन होने लगा कि मुआहदा जो है वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है और पेशरफ्त पॉजिटिवली हो रही है? पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे कसम दें तो मैं हलफिया कह सकता हूँ कि मैंने आज तक अपने हाथ से कोई तस्वीर नहीं बनाई, लोग बनाते हैं मेरी। नंबर 2 ये कि मैंने वायरल नहीं की, लेकिन जो हुई है ये दुरुस्त है और इस पर एतमाद किया जाए कि इंशाअल्लाह ताला ये इसके पीछे रियासत के तमाम मराकिज़ और इदारों की ताईद और हिमायत हासिल है। ये जिसने भी की और जिस नीयत से भी की, लेकिन इसका पैगाम अच्छा है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहबी स्कॉलर मुनीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।